लोगों का केमिकल स्पीशीज में ये जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स थे, उसी तरीके से जो है हम देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल मोस्ट ऑफ द मैटर या मुख्तलिफ मैटर जो है एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स हैं वो किन चीज़ों से बनते हैं, उनकी क्या किस्में हैं जिनको हम केमिकल स्पीशीज कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस करते रहे, काफ़ी दफ़ा हमने ये बात कर ली कि ज़्यादातर जो मैटर है वो किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से या आयन से, और या फिर वो किससे बना होता है एटम से बना हुआ होता है। ठीक है, तो तीन चीज़ें, एक मॉलिक्यूल्स है, दूसरा आयन्स है और तीसरा क्या है, एटम्स है। मॉलिक्यूल्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, एटम की डेफिनेशन भी कर चुके हैं। अब हम लोग करने लगे हैं आयन्स की डेफिनेशन। आयन्स हमारे क्या होते हैं, आयन दो किस्म के होंगे, एक मॉलिक्यूलर आयन्स होंगे और दूसरा जो है वो एटम के आयन्स होंगे। एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, और इसके ऊपर इलेक्ट्रिकली अगर आप देखें तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, आप लोगों में से कोई बता सकता है कि एटम क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है या उसके ऊपर क्यों कोई चार्ज नहीं होता? काफी दफा बताया ये, वैसे मैंने, आपस की बात है। कोई भी एटम जो है वो क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज क्यों नहीं होता है? अमन हुसैन, क्योंकि हमनाज, इसमें बोलो। इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं। हाँ, क्यों? आपने तकरीबन ठीक बताया, और तकरीबन क्या बताया कि किसी भी एटम के अंदर चार्ज वाली दो चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये बात तो पता है ना? अच्छा, अब मैं आपको पहले भी ढेर दफ़ा बता चुका हूँ, फिर दोबारा एक और दफ़ा बता देता हूँ, और इसको बराए मेहरबानी अपने दिमाग में बिठाएं बात को, क्योंकि ये आगे बेसिक कॉन्सेप्ट है और काफ़ी चीज़ें इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। मैं बता रहा था कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज दो चीज़ों के ऊपर होता है एटम के अंदर, न्यूट्रॉन के ऊपर नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, एन न्यूट्रल, और दूसरा प्रोटॉन होते हैं, और दूसरा क्या, तीसरे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब कोई भी एटम हो, किसी भी एलिमेंट का एटम अकेला अगर देखें तो उसके ऊपर आपको क्या नजर आएगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे और प्रोटॉन्स नजर आएंगे। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का, वो क्या बताता है कि उस एलिमेंट के एटम के अंदर कितने क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं। एलिमेंट के एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर बता रहा होता है। और हमें ये भी पता है, या मैंने बहुत दफा बताया, कि जितने प्रोटॉन्स हो उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं किसी भी एटम में, जिसकी वजह से जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, और उस पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नेट होके जीरो हो जाता है। यानी अगर -5 5 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज क्या होगा, -5 होगा। अब क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक जितने होते हैं, तो प्रोटॉन की वजह से +5 भी होगा, और एज ए होल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, या वो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। और यही बात यहाँ पर भी लिखी है, और यही बात हम काफी दफा कर भी चुके कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सही है? जी ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने एक और बात करनी है, अभी करनी है, कि अगर आपके एटम के अंदर से, अगर आपके पास फर्ज करें कोई भी एटम है, ठीक है, कोई भी क्या है, एटम है, तो उसके अंदर सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और उसके इर्द गिर्द कौन घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक खास ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। और हमें पता है कि इस न्यूक्लियस के दरमियान और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये उसे अपने पास रोके हुए होता है। लेकिन हम फर्ज कर रहे हैं, और ऐसा होता भी है, कि अगर इस एटम को एक खास एनर्जी मिलती है
कि वो एटम को आप खास एनर्जी देते रहें, तो एक वक्त आता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसके एटम से या उस फोर्स से जिससे ये खिंच रहा था उससे ज्यादा फोर्स एनर्जी इसमें आ जाएगी, वो इसे तोड़ के कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा या उसे छोड़ देगा। और जब वो इसे छोड़ेगा तो इस एटम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा कि इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। सही है, ठीक है। यानी अगर पहले इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स थे यानी -2 चार्ज था और दो क्या थे, प्रोटॉन्स थे, +2 चार्ज भी था और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से -2 क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। और प्रोटॉन नहीं जा सकता, न्यूक्लियस नहीं टूटता आराम से, तो वो +2 ही रहेगा। तो इसके ऊपर अब क्या चार्ज आ जाएगा, अब +1 का चार्ज आ जाएगा। अब जब उसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन जाता है या कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में ऐड हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहता, बल्कि उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। सही है। ठीक है। कब आता है चार्ज, जब किसी एटम में से या तो इलेक्ट्रॉन चला जाए या वो कहीं से इलेक्ट्रॉन ले ले तो भी उसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो उसके ऊपर अब कौन सा चार्ज नजर आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन चला गया ना, नेगेटिव चला गया, पॉजिटिव नजर आने चाहिए। और जब इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव नजर आना चाहिए। यही बात अब यहाँ पर लिखी है कि जब आयन की बात कर रहे हैं कि जब उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन चला जाता है या उसके ऊपर एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो अब वो न्यूट्रल नहीं रहता बल्कि क्या बन जाता है, चार्ज्ड स्पीशी बन जाता है। और किसी भी चार्ज स्पीशी को आप क्या नाम देते हैं, आयन का नाम देते हैं। और आयन बनता कैसे, या तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, ठीक है भाइयों और बहनों, एमन हुसैन पुत्र जवाब दिया करो ताकि आवाज ना आ रही हो तो जी मुझे समझ आ ठीक जाए। है। अब जो पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाता है उसको कैटाइन का नाम देते हैं और जो नेगेटिव चार्ज आयन बन जाता है उसको नाम देते हैं किसका, एनाइन का। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं कि आयनिक कंपाउंड की एक आपको एग्जांपल देता चलता हूँ। NaCl मैंने पहले भी लिखा था, ये Na बड़ा L छोटा, Na क्या सोडियम है, Cl क्या होता है, क्लोरीन होता है। Na की अगर आप अलग से बात करते हैं ना तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। अब NaCl जब बनता है, ये बात मेरी गौर से सुनिएगा, NaCl जब बनता है तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है और उनके दरमियान एक बॉन्डिंग बन जाती है, एक रिलेशन बन जाती है। पहले दोनों एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन जब उसने उसको कुछ दे दिया तो दोनों के दरमियान एक रिश्ता बन गया, एक रिलेशन बन गया, एक बॉन्ड बन गया जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आगे जाके हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जब आप एटम के ऊपर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जब ये दोनों चीजें अगर आसपास हों तो ये दोनों एलिमेंट जो स्पीशी बनी है यानी एक कैटाइन और एक एनाइन आपस में जुड़ जाते हैं और इसके नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उसको आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। सही है। जी जी ठीक है। अच्छा, मुझे पढ़ाने का तो मज़ा आया, पता नहीं आप लोगों को समझ आई या नहीं आई। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने पीरियोडिक टेबल बड़े सुकून से देखा, हम लोगों ने आगे की चीज़ें की। और पहले मैंने आप लोगों को ये चीज़ें इतनी डिटेल में इसीलिए नहीं करवाई थी क्योंकि मैंने अब करवानी थी। और मैं आपको अब ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके जो एलिमेंट्स हैं उनमें दो मेन किस्में कौन कौन सी, कि कुछ मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। जो मेटल्स होते हैं ना वो आमतौर पे लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और क्या बनाते हैं, कैटाइंस बनाते हैं। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है। इसी तरह जो नॉन मेटल्स हैं वो आमतौर पे क्या करेंगे, आमतौर पे नॉन मेटल गेन करते हैं एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को और वो क्या बनाएंगे, जब गेन करेंगे तो एनाइन बनाएंगे।
एनाइन बनाएंगे। और इसी की एग्जांपल दी हुई है, पहले वाले की एग्जांपल दी हुई है मेटल की, के सोडियम और पोटाशियम जो है वो क्या बनाते हैं, वो ए पॉजिटिव और Ca+2 कैटाइंस बनाते हैं। सोडियम के ऊपर अगर देखें तो +1 चार्ज आता है, ये मैं रेड ही करता हूँ क्योंकि दूसरा भी रेड में है। सोडियम के ऊपर क्या आता है, +1 चार्ज आता है। +1 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज आता है। +2 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता, +3 आता। सही है। जी। अच्छा, और इसी तरह अगर आप नीचे हैं तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, और उसके ऊपर एक -1 चार्ज आ जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और उसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है। अब ये क्यों गेन और लूज कर रहे हैं, ये कहानियां, ये बातें बाद में आएंगी और उनको हम अभी नहीं देख रहे, लेकिन ऐसा होता है। सही है। ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, अब आगे एक क्वेश्चन लिखें, डिस्क्राइब द, ये ना बहुत डिटेल में ये चीजें आएंगी, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर में थोड़ी सी इंक्लूड है तो मैं थोड़ी सी ही बता रहा हूं। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ, पॉसिबल क्वेश्चन बना लें इसको, चलें ये देखें, हाईलाइट किए मैंने। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एन ए पॉजिटिव आइन। Describe the formation of Na positive ion. लिख लिया। नहीं। यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अब सोडियम के ऊपर +1 आयन कैसे बनता है, इस बात को हम करने लगे हैं। इसकी बेशक आप ये मॉडल सा बना हुआ है, ये ऑर्बिट्स की फॉर्म में बनाना चाहें तो बना लें, ना बनाए तो बेहतर है, क्योंकि इन्होंने ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि पहले में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं आते, ठीक है। इन्होंने कलेक्टिवली ऑर्बिट्स दिखाए हुए हैं। इधर आ जाए, सोडियम जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर बताएं पहले मुझे, एटॉमिक नंबर बताएं सोडियम का क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कह रहा हूँ 11 होता है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, 11 होंगे, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12 होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 23 होता है। सही है। तो अब 11 प्रोटॉन्स हैं, यानी उसके ऊपर चार्ज कितना है, +11 हो गया उसका, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11 होंगे। तो एज अ होल इसके ऊपर क्या आएगा, चार्ज कोई नहीं होगा इस वक्त, ठीक है। अब +1 कैसे बनता है, कि ये अपने आखिरी शेल में जो 1+11 है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और इसके ऊपर, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन को, हाँ ठीक है, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसका जो -11 था वो कितना बचेगा, -10 हो जाएगा, और उसके ऊपर एज ए होल चार्ज क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप यहाँ से लेकर, सोडियम से लेकर ये पूरा यहाँ तक लिख लें तो बेहतर रहेगा, कि ये क्या करता है, ये करता है कि जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है एक, उसको लूज करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर +1 आयन बन जाता है। सही है। सही है अमन हुसैन, आवाज आ रही है। ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आए और जल्दी जल्दी मुझे सबने मिलके बताना है, इधर देखिएगा। एन ऑक्साइड आयन ओ -2 हैज -2 चार्ज। ओ के ऊपर, ऑक्साइड आयन के ऊपर -2 चार्ज होता है, वो बता रहे हैं होता है, पूछ नहीं रहे क्यों होता है भाई, क्योंकि क्योंकि वो क्या इसमें करेगा, क्योंकि वो दो क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन आगे। करेगा, ठीक है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। मैग्नीशियम आयन Mg+2 होता है, यानी उसका चार्ज +2 होता है, क्यों, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इसी तरह सल्फाइड आयन, उसके ऊपर -2 -2 चार्ज होता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सही है। जी ठीक है।
अच्छा, अभी तो हमने ये कहा ना कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर रहा है। अगर ये बात हम थोड़ी सी बढ़ा दें और कहें कि भाई एक मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज कर सकता है, तो वो क्या बन जाएगा? वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। वो सिंपल आयन नहीं रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल लूज और गेन कर रहा है तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहे हैं। इसी तरह उन्होंने इसके एग्जांपल में O2 की बात की है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और O2 पॉजिटिव आयन बनता है, लेकिन जब ये एब्जॉर्ब करता है एक इलेक्ट्रॉन को तो O2 नेगेटिव आयन बनता है। ये आयंस मॉलिक्यूलर आयंस कहलाते हैं। इसी तरह N2 नेगेटिव और N2 पॉजिटिव जो है ये भी मॉलिक्यूलर आयंस हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर आयंस की जब आप डेफिनेशन अभी नोट करेंगे तो उसमें ये सारा आपने लिख लेना है, और इसके बाद आपने एग्जाम्पल में ये चीज़ भी बेशक लिख लें, ये मॉलिक्यूलर आयंस की एग्जांपल है, और साथ एक नोट ऐड कर देना है। और नोट क्या है? नोट ये है कि जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं इनकी लाइफ इतनी नहीं होती, और ज़्यादातर ये आपको हाई टेम्परेचर पे ही नज़र आते हैं। और मॉलिक्यूलर आयंस कभी भी आयनिक कंपाउंड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, या ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते। सही है? क्या? अच्छा, अब आ जाते हैं लास्ट डेफिनेशन पे आज की। वो है फ्री रेडिकल। हम लोगों को पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें आप लोगों ने की और बड़े सुकून से की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने पहले करवा दी थी, रिवीजन में भी ये डेफिनेशंस कराने से पहले करवा दी थी। क्यों करवाई थी अब पता चल जाएगा इंशाल्लाह। दरवाज़ा जोड़ो। अच्छा, उसकी क्या रीज़न थी कि फ्री रेडिकल के बारे में बहुत सी रीज़न थी, जिनमें से ये चीज़ समझने में आपको आसानी होगी कि फ्री रेडिकल एक ऐसा एटम है, ये आयन नहीं है, ये एक ऐसा एटम है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल आयन नहीं है, ये एक ऐसा एटम है। ये बात आप लोगों ने पल्ले बांध लेनी है। आमतौर पे क्या होता है कि फ्री रेडिकल को आयन मान लिया जाता है या कुछ बच्चे लिख देते हैं, तो फ्री रेडिकल आयन नहीं होता। बेसिकली क्या होगा कि अगर यूं हम समझने के लिए कह देते हैं, समझने के लिए कह देते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर ऑड होगा तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। एक